20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। नारेबाजी कर रहे ये लोग राशन नहीं मिलने से परेशान हैं और अपनी बात सुनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी और प्रदर्शन की ये तस्वीरें सवाई माधोपुर से आई है और प्रदर्शन करने वाले ये लोग चौथ का बरवाड़ा कस्बे के केशव बस्ती के रहने वाले लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें महीनों से राशन नहीं मिला है। साथ ही साथ आजकल उनके गांव में पेयजल संकट भी गहरा गया है। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि राशन और पानी की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन से फरियाद की, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इसी वजह से मजबूरी में उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे कॉलोनी केशव बस्ती में हाँ। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खाने वाने की बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो हमको लॉकडाउन खोल कर हमारा ये करो। फसल लेना है। फिर नहीं दिया आपको? नहीं दिया, मेरे को भी नहीं, वर्ग तो एक भी नहीं दिया। चाल के पीछे वाले राजनीति उसको भी नहीं दिया साहब। बीच सड़क धू धू कर जल रही इस बाइक को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। बीच सड़क पर जल रही बाइक की ये तस्वीरें धौलपुर से आई हैं, जहां रविवार की रात कोलारी थाना के पिपेहरा गांव के सरकारी स्कूल के पास चलती हुई बाइक ने आग पकड़ ली थी। बाइक चला रहा शख्स यूपी के खैरागढ़ सब्जी मंडी जा रहा था कि उसने बाइक के इंजन से धुआं निकलते देखा। बाइक से यूं धुआं निकलते देख उसके होश उड़ गए और उसने फौरन ब्रेक लगाई और बाइक से दूर हट गया। आसपास के लोगों का कहना है कि चंद सेकंड में ही बाइक में लगी आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग पानी लेकर बाइक के पास पहुंचते तब तक बाइक आग के शोलों में तब्दील हो गई। हालांकि बाद में गांव वालों की मदद से बाइक सवार शख्स ने आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन तब तक उसकी बाइक जलकर राख हो चुकी थी। धरने पर बैठे और नारेबाजी कर रहे ये लोग बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हैं। बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में नारेबाजी कर रहे ये बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि बिना किसी को सूचना दिए ही स्वास्थ्य विभाग ने एक अतिरिक्त टीका केंद्र खोल दिया है। इतना ही नहीं, इनका ये भी आरोप है कि इस अतिरिक्त टीका केंद्र पर 500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टीका लगाया गया, जबकि सूचना नहीं होने की वजह से आम लोग नए बने टीका केंद्र पर टीका लगवाने पहुंच नहीं पाए। आम लोगों के साथ धोखा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के आरोप के साथ ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये बिल्कुल कांग्रेसीकरण जो कर रहे हैं टीकों को लेके ओछी राजनीति है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आम जनता को सबको संभाव से, ये महामारी का समय है, इसमें सभी को सार्वजनिक रूप से जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग सभी के टीके लगे। आप वीआईपी ट्रीटमेंट जो दे रहे हो किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो ये प्रशासन की बिल्कुल घोर लापरवाही है और निंदनीय कृत्य। बीजेपी के इस आरोप पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनके पास अतिरिक्त वैक्सीन थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग टीका केंद्र खोलने का फैसला किया। रही बात आम लोगों तक सूचना पहुंचाने की, तो ये काम उनका नहीं है। आज भी 3 जगह साइट ऑलरेडी डिसाइडेड थी, बाद में निर्णय हुआ कि कुछ वैक्सीन पड़ी हुई हैं तो एक साइट और लगा देते हैं ताकि हमको वैक्सीन और मिल जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ कैंप लगाया गया और यहाँ अच्छी मात्रा में आज वैक्सीनेशन हुआ है 500 लोगों में। तो हमें तो उसमें ये जो आपत्ति कर रहे हैं कि भी किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोगों ने वैक्सीन लगाया, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन सरकार की होती है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सरहद से सटे किशन घाट इलाके की ये वो बस्ती है जहां रहने वालों के पास भारत की नागरिकता नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है, वहीं इन लोगों को टीकाकरण अभियान से दूर रखा जा रहा है। दरअसल इन लोगों को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है और इस वजह से इनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से इन लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। हाई कोर्ट की रिट के आधार पर ही केंद्र ने भी उत्तर दिया है और स्टेट ने भी उत्तर दिया है कि किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है और तुरंत ऐसे जो नागरिक विस्थापित विशेष तौर पर हैं उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए।
वैसे आपको बता दें कि नागरिकता नहीं तो सुविधा नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं, खाने के लिए राशन तक नहीं जैसे दंश पाकिस्तान से आए ये विस्थापित सालों से झेल रहे हैं। और अब महामारी के इस दौर में टीका न लग पाने की वजह से ये लोग दहशत में हैं। अभी तक किसी को ना कोई वैक्सीन इंजेक्शन लगे और 3 महीने हो गए अपने ये महामारी के कारण, कोरोना के कारण, तो अभी तक हमारी कोई सुविधा नहीं हुई, ना ऐसे कोई प्रशासन ने हमारे साथ किया है। तो अभी जितने भी हमारे ताज़ा मजदूरी करके खाने वाले हैं, सुबह ले आते तो शाम को खाते हैं। अभी 3 महीने से ऐसे ही बैठे हैं। पे आए हुए हैं यहाँ के नागरिक के, अब हमें भी काफी अर्सा हो गया आए हुए यहाँ पे, तो हमें जो पूरी सुविधा सरकार की तरफ से जो हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल रही। ये भीलवाड़ा के देवरिया ग्राम पंचायत की सरपंच किस्मत गुर्जर है, जिनकी समझदारी, रणनीति और कड़े फैसले लेने की वजह से देवरिया पंचायत में एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव नहीं है। 7 महीने की गर्भवती किस्मत गुर्जर को यूं तो आराम करना चाहिए था, लेकिन वो कहती हैं कि अगर उन्होंने अपने आराम की सोची तो फिर पंचायत के लोग किसके पास जाएंगे। आपको बता दें कि किस्मत न केवल अपनी पंचायत में सैनिटाइजेशन की कमान संभालती हैं, बल्कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क बांटने की जिम्मेदारी भी खुद ही निभाती हैं। अब तक किस्मत गुर्जर 500 से अधिक हैंड सैनिटाइजर और 1000 से अधिक लोगों को मास्क बांट चुकी हैं। इसके अलावा वो गांव में लॉकडाउन के दौरान कोई नियम न तोड़े उसका भी ख्याल रखती हैं और साथ ही साथ वो लोगों को उनकी अपनी भाषा में कोरोना से बचाव के तरीके भी सिखाती हैं। पिछले कई महीनों से लाखों सावधानी रखने पर भी मेरी ग्राम पंचायत में कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे। आज वो ईश्वर की कृपा से पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त है और वो स्वस्थ है। आज मेरी ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से कोरोना स्वस्थ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरपंच किस्मत गुर्जर की कोशिश और लगातार सावधानी की वजह से आज उनका पंचायत कोरोना मुक्त है और सभी लोग स्वस्थ हैं। वार्ड मेंबर सब 2-2 घंटा ड्यूटी देते हैं। सरपंच साहब का अच्छा सहयोग है यहाँ पर, और बाहर के आदमी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और चारों तरफ लगा रखी है हमारे गांव के, और इसलिए कोरोना के हमारे बीमारी को दूर करने के लिए सब हर प्रकार के सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर 4 जून को बाड़मेर को बड़ी सौगात देंगे। 4 जून को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान वो बाड़मेर में 7 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, 4 जून को ही वो कैरियन वेदांता कंपनी की ओर से तैयार किए गए अस्पताल को भी जनता को समर्पित करेंगे। जर्मन तकनीक से बने इस अस्पताल की लागत करीब 6 करोड़ रुपए आई है। 7350 वर्ग मीटर में बने इस अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड, 10-10 बेड के 2 ICU और 6 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। करीबन 100 बेड्स का यहाँ पर हॉस्पिटल तैयार है, जिसमें 10 ICU बेड्स है, 10 बाईपैप के अलग से हैं और बाकी 80 बेड्स जो हैं वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए होंगे। इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए 6 और बेड्स अलग से रखे हुए हैं यहाँ पर। 4 जून को हाई स्कूल मैदान में होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन के साथ साथ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी तैयारी में जुटे हैं। विधायक मेवाराम जैन के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 जून को इस अस्पताल के अलावा 3 करोड़ 99 लाख की लागत से बने देतानी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सीएम गहलोत बालोतरा के नाहटा अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। बाड़मेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए बाड़मेर की जनता की ओर से मैं इस वेदांता कंपनी के अनिल अग्रवाल साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड काल में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। रविवार को सीएम हाउस में विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बिल नहीं भरने की वजह से जिनका बिजली कनेक्शन कटने वाला था वो अब 25 जून तक नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैसे उपभोक्ता जिनका अप्रैल और मई महीने में बिजली बिल 20,000 रुपए तक है, वो 25 जून तक अगर पूरी राशि एक साथ जमा करा देंगे तो उन्हें लेट फी में 100% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान किया है, लिहाजा राज्य सरकार भी अब कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आने वाले दिनों में अधिकाधिक कृषि बिजली कनेक्शन जारी करेगी।
इसके लिए उन्होंने विद्युत वितरण निगमों को विशेष योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वितरण नेटवर्क की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन की पेंडिंग लिस्ट के अनुसार कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के एक छोटे से गांव की बेटी खुशबू ने 7 समुद्र पार अमेरिका में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खुशबू ने अमेरिका में आयोजित ऑनलाइन विश्व जादू प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग लेकर भील समाज का परचम लहराया है। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 7 देशों के 100 प्रतियोगी शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में खुशबू ने न केवल बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि उन्हें इस प्रदर्शन के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस प्रमाण पत्र पर यूएस कंट्रोल कमेटी के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हैं। आपको बता दें कि खुशबू के पिता मजदूरी और पेंटिंग का काम करते हैं और उनकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है। ऐसे में अपनी बिटिया के मेहनत के बलबूते पर कामयाबी के शिखर पर पहुंचते देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशबू भी इन दिनों ANM का प्रशिक्षण ले रही है, लेकिन अपनी इस कामयाबी पर खुशबू का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत भर है और उन्हें अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी जो इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ कंपटीशन ऑनलाइन, उसमें गोकुंदा के हरिओम जी जादूगर जी ने और मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और उसमें मेरे को पार्टिसिपेट करवाया। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपना सपना पूरा करे और अपने गांव का और समाज का नाम रोशन करे और आगे बढ़े। इस कला में इस बेटी को मतलब अभी जो इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ अमेरिका में, जिसमें 100 जादूगरों ने भाग लिया, उसमें खुशबू का भी ऑनलाइन कंपटीशन करवाया और उसको सर्टिफिकेट मिला है। और आगे भी ये बच्ची मतलब इंटरनेशनल प्रोग्राम में जाने की इच्छुक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मैं ले जाऊँगा इसको। जब से इन प्रवासी पक्षियों ने यहाँ डेरा डाला है, तब से इस सरोवर की सूरत में निखार आ गया है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ माता सरोवर में डेरा डाले इन प्रवासी पक्षियों का नाम पेंटेड स्टॉर्क है। आपको बता दें कि पेंटेड स्टॉर्क सारस परिवार का ही एक सदस्य है और ये मुख्य रूप से हिमालय के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय एशिया के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। हिमालय के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ पेंटेड स्टॉर्क दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाया जाता है। रही बात इसके नाम की, तो आपको बता दें कि वयस्क होने पर इसके पंख गुलाबी हो जाने की वजह से इसका नाम पेंटेड स्टॉर्क पड़ा है। पेंटेड स्टॉर्क नदियों झीलों के साथ साथ कम गहरे पानी में झुंड बनाकर रहते हैं और शिकार करने के लिए अपनी आधी खुली हुई चोंच को लगातार पानी में डुबोकर इधर उधर घुमाते रहते हैं और चोंच पर स्पर्श होने पर मछलियों का शिकार करते हैं। पेंटेड स्टॉर्क मौसम और भोजन की सुविधा के अनुसार और प्रजनन के लिए अपने स्थान बदलते हैं और इसी क्रम में ये सवाई माधोपुर के चौथ माता सरोवर में इस समय प्रवास कर रहे हैं। इसकी कंजर्वेशन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार हम लोग चौथ के बरवाड़ा वेटलैंड का मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं और उस मैनेजमेंट प्लान में इनके कंजर्वेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बर्ड्स यहाँ पर आ रही हैं। कुल 20-21 प्रकार के बर्ड्स यहाँ पर कुल देखे गए हैं जो मध्य एशिया से आते हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। पेंशन फंड की सरकारी संस्था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने अपने नए नियम में बदलाव किया है। ये नियम आधार से जुड़ा है। PF का ये नया नियम 1 जून से लागू हो रहा है। इसके तहत PM अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा PF में जमा होने वाली राशि पर प्रभाव पड़ सकता है। नए नियम में अब आधार को वेरीफाई करना जरूरी होगा। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह आधार नंबर को लिंक कराए या उसे वेरीफाई कराए। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी की तरफ से मिलने वाली राशि रुक सकती है। इस दिक्कत से बचने का यही उपाय है कि नियोक्ता और कर्मचारी परस्पर सहयोग से ये काम कर लें, नहीं तो 1 जून के बाद PF की जमा पूंजी पर असर पड़ सकता है। नए नियम में UN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार से वेरीफाई करना जरूरी है। आपको बता दें कि EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 142 के अंतर्गत ये फैसला लिया है। EPFO ने सभी नियोक्ता को 1 जून तक अपने कर्मचारियों का खाता आधार से लिंक कराने और उसे वेरीफाई कराने का निर्देश दिया है।
निर्देश में कहा गया है कि 1 जून तक आधार लिंक या यूएन को कर्मचारी के आधार से वेरीफाई नहीं कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चालान या रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में पीएफ में नियोक्ता का अंशदान रुक जाएगा और नियोक्ता का पैसा कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं होगा। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार से परेशान लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। अब देश के भीतर हवाई यात्रा भी महंगी होने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में 1 जून से हवाई किराए में 13 से 16% तक बढ़ोतरी हो सकती है। राहत की बात यह है कि हवाई किराए की अधिकतम सीमा को नहीं बदला गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से एयरलाइन कंपनियों को मदद मिलेगी जो कोरोना काल से जुड़ी पाबंदियों की मार झेल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से एयरलाइंस की कमाई घटी है। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक 40 मिनट तक के सफर के लिए न्यूनतम किराया 2300 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए कर दिया गया है, जबकि 40 से 60 मिनट के सफर के लिए 2900 की जगह 3300 रुपए देने होंगे। लोग एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में पत्थर है। बदले की आग ने इन लोगों को इस कदर हैवान बना दिया है कि लोग एक दूसरे की जान लेने को आमादा हैं। यूपी के उन्नाव जिले के सफीपुर इलाके से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मारपीट की इन भयावह तस्वीरों में ना महिलाएं पीछे है न पुरुष। जिसके सामने जो भी आ रहा है उस पर लाठियों से हमला किया जा रहा है। आरोप है कि चुनावी रंजिश में इस हमले को सुधीर नाम के एक दबंग की तरफ से अंजाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इलाके की नवनिर्वाचित प्रधान फूलमती की जीत से सुधीर इस कदर आग बबूला था कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान के घर पर असले लेकर हमला कर दिया। मेरे पिताजी सुबह गए थे उधर, तो सूबेदार के लड़के रोहित, सुधीर और प्रमोद ने हमारे पिताजी को लेके कुल्हाड़ी से मारने लगे। प्रमोद और सुधीर ने अचानक इनके पर हमला कर दिया और मतलब तब्बल और कुल्हाड़ी लेकर मतलब औरतों सहित सूबेदार सहित, और उसके बाद में इन लोगों ने अपने घर में आग लगा दी। जो मौजूद प्रधान है उसके लड़के को कुल्हाड़ियों से मारा इन लोगों ने। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस जंग में प्रधान के बेटे समेत 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। चुनाव में उन्होंने हारे तो मारा है। अच्छा, जीता को है? जीते हम, हमारी माता फूलमती ने जीती। काहे से मारा भैया? तब्बलों से मारा। अच्छा, तब्बलों लट्ठों से मारा दांत के। अच्छा। जानकारी के मुताबिक आरोपी सुधीर को पंचायत चुनावों के दौरान फूलमती के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। चुनावों में मिली इस हार के बाद से ही सुधीर तिलमिलाया हुआ था। मौका देखकर हमलावर नवनिर्वाचित प्रधान फूलमती के घर जा पहुंचा और फूलमती के परिवार और समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान जिसके हाथ जो पड़ा उससे एक दूसरे पर हमला किया गया। ईंट, पत्थर और लाठियों के अलावा इस वारदात में कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आज विश्व तंबाकू दिवस पर सीएम की ये सीधी तस्वीरें देखिए। सर, आपका सर और मेरी एक बात हुई थी कि कोरोना के दौरान तंबाकू पे सर की डॉक्टर साहब कैसा काम कर सकते हैं, तो आपने स्पीकिंग पे बैन लगा के उस पे 300 रुपए शुल्क भी लगाया था। सर, मैं इसमें एक गुजारिश आपसे करूंगा सर, अगर एक सांकेतिक कारावास चाहे से 1 ही दिन का किया जाए थूकने पर, तो सर ये लोगों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो ऐसे थूकने वाले लोगों पे बैन लगाएं, क्योंकि थूकना सीधा कोविड और दूसरी बीमारियों का जनित है। केवल थूकना नहीं सर, स्मोक जो करते हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, स्मोक इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक है सर, सेकंड हैंड स्मोक, साथ में उसके अंदर कोविड के कण, क्योंकि अब कोविड एयरबॉर्न भी है सर, तो वो भी बल्कि कोविड फैला रहा है सर। नेक्स्ट सर, ये मैं बता चुका हूं कि लार से और स्मोक से किस तरह कोविड फैलता है। नेक्स्ट, तो सर सरकार से बस एक ही अपेक्षा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सख्त प्रावधान लगाएं, बल्कि एक सांकेतिक कारावास भी शुरू किया जाए। और सर एक बहुत अच्छी चीज आप इसको रोक सकते हैं कि तंबाकू के जितने विक्रेता हैं,
चाहे वो फुटपाथ पे हैं, रिक्शे में हैं, ठेले पे हैं, आप सबका रजिस्ट्रीकरण शुरू कर दीजिए सर, उनको रेगुलेट कर दीजिए। हमें आंकड़ा खुद ब खुद मिलता रहेगा कि कितना बिका, कितना लोगों ने कंज्यूम किया। आपको सर अर्थ हानि भी नहीं होगी, आपका रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि आप सबको रजिस्टर कर देंगे सर। इसी तरह से कोरोना काल में तंबाकू छोड़ने वालों की सहायता के लिए नशा मुक्ति केंद्रों पर अलग से अभियान चला के सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। और सर सबसे बड़ी विनती है, देश में पाबंदियां लागू होने के बाद भी कई सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों को लोग तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो ऐसी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद सब्जी मंडियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मंडला से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर वहां सब्जी बेचने और खरीदने वालों का जमावड़ा लग गया। मंडी में किसी आम दिन की तरह चहल पहल दिखी। ऐसे माहौल में लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही बना दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुंह पर मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी देखने को मिली। वहाँ की एक सब्जी मंडी में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहाँ पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। रास्ते में भी जाम हो गया। सामान खरीदने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। आदमी का ऊपर आदमी धक्का मार के जा रहा है। इस मंडी में कई लोग ऐसे भी दिखे जिनके मुंह पर मास्क नहीं था। वहीं कुछ लोगों को जब मास्क ना पहनने पर टोका गया तो उनके पास इसका बहाना पहले से तैयार था। सामान ले रहा था ना, मास्क पहन रहे थे। प्रशासन ने ऐसी मंडियों को शर्तों के साथ तय वक्त के लिए खोलने की इजाजत दी है, ताकि लोग आसानी से जरूरी सामान खरीद सकें। लेकिन लोग तो बेकाबू हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। सीहोर में कोरोना मरीजों के तनाव को दूर करने के लिए उन्हें डांस करवाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ डॉक्टर और नर्स संगीत की धुन पर कोरोना मरीजों के बीच डांस करते दिखे। पीपीई किट पहने इन स्वास्थ्य कर्मियों ने थोड़ी देर के लिए अस्पताल का माहौल ही बदल दिया। कोरोना मरीजों के तनाव को दूर करने के लिए जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने थिरकना शुरू किया, बिस्तरों पर लेटे मरीजों में भी जोश आ गया। इस महामारी को भूलकर वो लोग भी बिस्तरों पर बैठे बैठे झूमते दिखे। इतना ही नहीं, अस्पताल के कर्मचारियों ने कुछ मरीजों के पास जाकर डांस करने में उनकी मदद भी की। स्वास्थ्य कर्मियों की ये कोशिश रही कि मनोरंजन के इस तरीके से कोरोना मरीजों का तनाव दूर हो सके। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक शादी के मौके पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि शादी में शामिल होने वाले लोगों ने नियमों को तार-तार कर दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई लोग एक हॉल के अंदर डांस करते दिखे। भीड़ इतनी कि वहां पांव रखने तक की जगह नहीं थी। सभी कोरोना से बेपरवाह होकर संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। ये लोग आम दिनों की तरह जश्न में डूबे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, इस पार्टी में तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोरोना महामारी कैसे गुजरात में तांडव मचा चुकी है। ये है 14 साल के आदर्श अरोड़ा, जो इस छोटी सी उम्र में ही कंप्यूटर की दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले आदर्श अरोड़ा ने 12 से ज्यादा कोर्स विदेशी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन हासिल किए हैं। इनमें मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पाइथन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से CS50 और CS50 A1 कोर्स पूरे किए हैं। मैं अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट CS50, CS50 AI, इनको अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लेता हूँ। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े कोर्सेज हैं। आदर्श जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो उन्हें रोबोटिक्स सिखाई जाती थी, लेकिन आदर्श का मन रोबोटिक्स से ज्यादा प्रोग्रामिंग की ओर भागने लगा और यहीं से इनकी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने की जर्नी शुरू हो गई। रोबोटिक्स में हाई इंटरेस्ट था, तो फिर और कुछ करना था, तो फिर आइडिया है प्रोग्रामिंग का।
सी स्टार्ट करी, सी के बाद इंटरेस्ट आया, C++ करी, कोर जावा करी, फिर एडवांस जावा करी और अच्छा लगने लगा। ऑनलाइन कोर्सेज करे यूनिवर्सिटी के लिए और उसमें अच्छा लगने लगा था। प्रोग्रामिंग फील्ड में आदर्श की रुचि और इनकी डिग्रियों को देखकर न्यूयॉर्क सिटी की अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप के जरिए ग्रेजुएशन का ऑफर भी दिया, लेकिन आदर्श ने उसे ठुकरा दिया। आदर्श का सपना यूपी के बांदा जिले की इन तस्वीरों में दिख रहे ये लोग वो काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम और आप सोच तक नहीं सकते। अब चाहे पक्षियों को प्रतिदिन दाना पानी देना हो या फिर उनके लिए घोंसला बनाकर पेड़ और घरों पर टांगना, ये लोग हर वो काम कर रहे हैं जिससे विलुप्त होते पक्षियों को बचाया जा सके। इनकी ये मुहिम विशेष तौर पर गौरैया चिड़िया के लिए है। ये सभी जानते हैं कि गौरैया प्रजाति की चिड़िया की संख्या दिन पे दिन कम हो रही है और इन्हीं हालातों को देखते हुए इन लोगों की टोली ने पक्षियों को बचाने का ये अभियान शुरू किया। 2012 से ये अभियान निरंतर जारी है। हम लोगों को लगा क्यों न पर्यावरण संतुलन के लिए कुछ काम करें, तो समिति ने ये तय किया और 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो बांदा जनपद में फॉरेस्ट विभाग में भी ये कार्यक्रम मनाया जाता है और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जो है पक्षियों को बचाने का अभियान चलाएंगे। तो पक्षियों में खास तौर पे गौरैया चिड़िया। पक्षी प्रेमी अपने साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को शपथ दिलाते हैं कि वो गर्मी के दिनों के अलावा भी रोज पानी के बर्तन भरेंगे और घोंसलों में दाना रखेंगे ताकि पक्षी आकर के वो दाना खा सके और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। बड़ी मेहनत से इस घोंसले को तैयार करते हैं और हम लोग जाके खुद मतलब लोगों को प्रेरित करते हैं टंगवाने के लिए कि भाई आप जो है आपको हाथ लग जाएगा, आप टंगवाइए, आप भी पक्षियों को बचाने का संकल्प लीजिए। खास बात यह है कि इन लोगों की ओर से टांगे जाने वाली घोंसले में सिर्फ गौरैया ही नहीं बल्कि गिलहरी भी अपना आशियाना बनाकर रहती हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।